साल्ट मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये आपका, जो आज हम करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। यानी महात्मा गांधी को ये लगा कि साल्ट जो है एक पावरफुल सिंबल है, जो पूरी की पूरी कंट्री को क्या कर सकता है, यूनाइटेड कर सकता है। रीजन, क्योंकि इसको सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो रिच है चाहे पुअर है। On 31st January 1930, sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। 31st जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक लेटर भेजा था। लेटर किसको? वॉइसराय इरविन को, जिसके अंदर 11 डिमांड्स थी। वो 11 डिमांड्स कैसे थी बेटा? उनमें से कुछ तो जर्नल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, एंड अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। यानी वो 11 डिमांड जो थी उसमें कुछ तो जनरल इंटरेस्ट की थी, यानी सभी लोगों के लिए थी, और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक डिमांड थी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की डिमांड थी, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे चाहे वो पीजेंट्स थे। यानी हर एक मतलब लेके चले कि सामान्य डिमांड भी थी, जनरल इंटरेस्ट की डिमांड भी थी, और स्पेसिफिक डिमांड भी थी। The idea was to make the demand wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। तो इतनी वाइड रेंजिंग जो डिमांड रखने का मीनिंग क्या था, उसके पीछे क्या लॉजिक था? उसके पीछे लॉजिक ये था कि ज्यादा लोगों को इन डिमांड्स की हेल्प से ज्यादा लोगों को एक यूनाइटेड कैंपेन के साथ जोड़ा जाए। यानी इंडियन सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, हर एक को हम क्या कर सकें, हर एक को एक यूनाइटेड कैंपेन, जो कि हमारा एंटी कॉलोनियल जो हमारा मूवमेंट चल रहा था, उस कैंपेन के साथ सभी लोगों को जोड़ा जाए। एंड द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबोलिश द साल्ट टैक्स। तो सबसे मेन डिमांड उसके अंदर क्या थी? अबोलिश द साल्ट टैक्स। आपको पता है बेटा, सॉल्ट जो है उसे सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोगों की नीड है, चाहे वो रिच है चाहे पुअर है चाहे मीडियोकर पर्सन है, और इसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो लोग, महात्मा गांधी ने क्या डिमांड की थी कि सॉल्ट टैक्स को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, क्योंकि ये एक एसेंशियल आइटम है। एंड द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। तो दो रीजन थे, एक तो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को मोनोपोली दे दी गई थी। मोनोपोली होता है सिंगल का राइट, यानी कंट्रोल बाय सिंगल, यानी इसको कौन प्रोड्यूस कर सकता था? सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी जो रिलेटेड कंपनीज थी वही इसको प्रोड्यूस कर सकती थी, कोई इंडियन कंपनी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में उनको एक मोनोपोली राइट दे दिया गया। एक तो एसेंशियल आइटम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और दूसरा इंडियन कंपनीज को प्रोड्यूस करने का राइट ही नहीं दिया गया। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने जो अपनी डिमांड रखी, 11 डिमांड टू वॉइसराय इरविन, उनके अंदर उनकी जो मेन डिमांड थी वो क्या थी? अबोलिश द सॉल्ट टैक्स। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑफरेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। यानी जो किसके ऊपर टैक्स लगाना? सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, मोनोपोली राइट दे देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका। तो ये एक बहुत ही ऑप्रेसिव फेस था किसका? ब्रिटिश रूल का। तो महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट क्या किया? इसके अगेंस्ट अपनी 11 जो डिमांड्स है वो वॉइसराय इरविन को भेज दी। Mahatma Gandhi's letter was in a way an ultimatum if the demands were not fulfilled by 11th March. The letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign। यानी ये जो लेटर था, इट वाज एन अल्टीमेटम, ये एक अल्टीमेटम था किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि इन 11 डिमांड्स को अगर फुलफिल नहीं किया जाता तो कांग्रेस क्या करेगी? एक सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन स्टार्ट करेगी। क्या स्टार्ट होगा? एक सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन, यानी डिसओबे करना है बट वायलेंस नहीं होगी उसके अंदर, मतलब सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन जो है वो कांग्रेस स्टार्ट करेगी। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। नेगोशिएट मींस मतलब बातचीत करना। तो इरविन जो है वो नेगोशिएट करने के हक में नहीं थे, वो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहते थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers। जब इरविन ने इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं किया तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने अपना जो बहुत ही फेमस उनका जो एक कैंपेन हुआ, फॉर्म फेमस जो साल्ट मार्च, उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया विद हिज 78 वॉलेंटियर्स। यानी उनके साथ कितने लोग चले? 78।
द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। तो 240 माइल की मार्च थी बेटा, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। गांधी जी के आश्रम से स्टार्ट हुई साबरमती में, गांधी जी के आश्रम से स्टार्ट होकर ये कहाँ पर, गुजरात में जो कोस्टल टाउन है यानी समुद्र के किनारे जो टाउन है डांडी, वहां तक पहुंचे। द वॉलेंटियर्स वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। तो 240 माइल का एरिया था, तो 24 days तक जो थे वो लोग चले, और 10 miles a day, डेली वो कितना चलते थे, 10 मील चलते थे। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British। यानी जहां भी इन 10 डेज के अंदर जहां भी 24 डेज के अंदर महात्मा गांधी जहां जहां रुकते थे, वहां वहां क्या होता था, वहां वहां हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो क्या आते थे, महात्मा गांधी को सुनने के लिए आते। तो महात्मा गांधी उनको जस्ट बताते थे कि कैसे उन्हें इस स्ट्रगल में हिस्सा लेना है। उन्होंने पीसफुली क्या करना है, डिसोबे करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पीसफुली, वायलेंस नहीं क्रिएट करनी। तो महात्मा गांधी उनको इस तरह से गाइड करते थे। And on 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। क्या था सॉल्ट लॉ की, कोई भी दूसरा पर्सन, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, कोई भी दूसरा पर्सन, कोई भी दूसरी कंपनी सॉल्ट नहीं बना सकती। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने वहां पर, महात्मा गांधी ने साल्ट बनाया, समुद्र के पानी से उन्होंने क्या किया, उसे बॉयल करके वहां पर साल्ट बनाया। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये किस चीज की स्टार्टिंग थी, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग थी। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? यस बेटा, 6 अप्रैल जो था वो बहुत ही एक, हम कह सकते हैं कि फेमस डे, जिस दिन महात्मा गांधी डांडी पहुंचे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सॉल्ट लॉ को क्या किया था, वॉयलेट किया था। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोपोली राइट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सॉल्ट बनाने का, तो कोई भी दूसरा पर्सन जो है वो सॉल्ट नहीं बना सकता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से क्या किया, उन्होंने उसको बॉयल किया सी वाटर को, और उससे क्या बनाया, साल्ट बनाया। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, सॉल्ट जो लो था उसे क्या किया था, उसे ब्रेक किया था। ठीक है बेटा, तो ये था आपका साल्ट मार्च। and this is the starting of the civil disobedience movement, this is the beginning of the civil disobedience movement। ठीक है बेटा, and this marked the beginning of the civil disobedience movement। how was this movement different from the non cooperation movement? यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा इसको। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन। अभी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं उसमें क्या था, लोगों को सिर्फ कॉपरेशन देने से ही मना नहीं किया गया। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, कि आप कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ये तो करना ही करना था कि कॉपरेट नहीं करना। एज दे हैड डन इन 1921-22, जैसा कि आपने क्या किया 1921-22 के अंदर लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर भी ये चीज तो थी ही थी, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन दोनों के अंदर रही, चाहे वो 1921-22 की बात करें जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, चाहे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएगा उस समय की बात करें। लेकिन यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर एक्स्ट्रा क्या रहा, टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज, कॉलोनियल लॉ को तोड़ना। कॉलोनियल लॉज कौन थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियंस के लिए जो लॉ बनाए थे, उन लॉज को तोड़ना, ब्रेक करना। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufacturing salt and demonstrated in front of government salt factories। अब क्या हुआ कि सिर्फ महात्मा गांधी ने ही ये सॉल्ट लॉ वायलेट नहीं किया, उसके बाद कंट्री के अंदर हजारों लोगों ने क्या किया बेटा, सॉल्ट लॉ को क्या किया, वायलेट किया। जगह जगह पर डेमोस्ट्रेशन की गई इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज, यानी जहां जहां गवर्नमेंट की साल्ट फैक्ट्रीज थी उसके सामने क्या किया गया, हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड। तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन क्लॉथ को बाइकॉट किया गया बेटा।
उसके साथ साथ लिक्योर शॉप को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड मीन्स टू क्लोज द एंट्री डोर। पिकेटेड मीन्स कि एंट्री डोर को क्या कर देना, क्लोज कर देना। तो लिक्योर शॉप थी, उसके एंट्री डोर्स को क्लोज कर दिया गया। फॉरेन क्लॉथ को क्या किया गया, बायकॉट किया गया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट ने क्या कर दिया, जो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, जो रेंट वगैरह देते थे गवर्नमेंट को, वो टैक्स देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। उसके साथ साथ क्या हुआ, जो विलेज के अंदर थे, जो विलेज में ऑफिशियल्स वगैरह थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। और उसके साथ साथ विलेज के अंदर भी लोगों ने क्या किया, जो मतलब या लगा लो जो आप कहेंगे जो फॉरेस्ट पीपल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो फॉरेस्ट रिजर्व रखे गए थे कि वहां पर आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते, वहां से आप वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको भी क्या कर दिया गया, उनको उन लॉज को क्या कर दिया गया, वॉयलेट किया गया। लोगों ने वहां पर अपने एनिमल्स को ले गए ग्रेजिंग के लिए, वहां से फ्यूल वगैरह कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या किया, उन्होंने कॉलोनियल लॉ जो थे उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी। worried by the developments, the colonial government began arrested the Congress leader one by one। अब क्या हुआ बेटा, जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इनका जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता चला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन मेनी प्लेसेस। अब क्या हुआ, इससे बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर जो है वो क्लैश होना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे प्लेसेस के ऊपर क्या हुआ, गवर्नमेंट के अंदर और जो हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने वाले जो हमारे लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके अंदर क्लैश होना स्टार्ट हो गया। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar, facing aroused cars and police firing. Many were killed। अब क्या हुआ बच्चे कि जिस तरह से क्लैश स्टार्ट हुआ अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, तो महात्मा गांधी के एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि जो उनके एक शिष्य थे, मतलब जो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले जो थे, उनको क्या किया गया, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। तो एंग्री क्राउड ने क्या किया, पेशावर में स्ट्रीट्स के ऊपर क्या बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, अपने हथियार वगैरह लेकर, अपने जो वेपन्स वगैरह लेकर जो थे, उन्हें पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। एंड जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। ए मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, इसके एक महीने के बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल। अभी क्या हुआ, जैसे पहले अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया तो लोगों ने काफी ज्यादा रिवोल्ट कर दिया, जिसमें क्या हुआ, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, सब पेशावर के अंदर रिवोल्ट ज्यादा हुआ। उसके आफ्टर 1 मंथ महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया गया। तो शोलापुर के अंदर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पुलिस पोस्ट के ऊपर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर लोगों ने अटैक किया, कोर्ट्स के ऊपर अटैक किया, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किया। यानी जो भी बिल्डिंग ब्रिटिश रूल्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, यानी जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट में जिनका कंट्रोल था, उन सभी बिल्डिंग्स को क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। A frightened government responded with a policy of brutal repression। तो अब जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा डर भी गई, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों को मतलब बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की। ए पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड about 1 lakh people were arrested। तो अभी इसमें क्या हुआ कि जो ये लगा के चले कि जो पीसफुल सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया गया, चाहे वुमेन थी, चाहे चिल्ड्रन थे, चाहे बच्चे थे, उनको उनको बुरी तरह से पीटा गया, उनको अरेस्ट किया गया। इन सच ए सिचुएशन महात्मा गांधी once again decide to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5th March 1931।
तो यहाँ पर एक बार फिर महात्मा गांधी ने मूवमेंट को स्टॉप करने की बात की, यानी दोबारा से उन्होंने मूवमेंट को खत्म करने की बात की। जैसे एक बार पहले उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, तो यहाँ फिर महात्मा गांधी ने जब देखा कि सारा कुछ जो है वायलेंट होता चला जा रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लैश क्रिएट हो रहा है, तो उस समय उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने की बात की। और कौन सा गांधी इरविन पैक्ट पास हुआ ऑन 5 मार्च 1931। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस पैक्ट के अंदर क्या था, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। तो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर क्या था कि गांधी जी ने क्या करना था, लंदन के अंदर जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको अटेंड करने के लिए जाना था। Because the Congress had boycotted the first roundtable conference in London and the government agreed to release the political prisoners। अभी क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको कांग्रेस ने क्या किया था, अवॉइड किया था, तो यहाँ पर अभी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसे गांधी जी ने क्या करना था, अटेंड करना था। और इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना था, जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करना था। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट कि महात्मा गांधी क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट महात्मा गांधी ने अपनी कंसेंट दे दी कि वो क्या करेंगे, वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करेंगे, और इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed back in India, and he discovered that the government had begun a new cycle of repression। अभी महात्मा गांधी 1931 दिसंबर के अंदर लंदन गए फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट क्या हुआ कि नेगोशिएशन बीच में ही ब्रेक हो गई, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकला और गांधी जी डिसअपॉइंटेड होकर इंडिया वापस आ। उन्होंने यहाँ पर आकर क्या देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया साइकिल स्टार्ट किया, न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, यानी लोगों को और ज्यादा उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। गफार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड illegal and a series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts। अब ये वो टाइम था जिस समय गफार खान और जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, एंड द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी वो किसी तरह से कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते थे, कोई मीटिंग नहीं कर सकते थे। ठीक है, विद ग्रेट अप्रेंशन महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement for over a year। The movement continued, but by 1934 it lost its momentum। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, एक दोबारा से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या किया, लॉन्च किया, बहुत ज्यादा मतलब एंथुसिज्म के साथ उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को लॉन्च किया। बट ये मूवमेंट चला तो काफी टाइम, बट बाय 1934, लेकिन 1934 तक आते आते इसने जो अपना मोमेंटम था, यानी जितनी क्विक स्पीड से ये चल रहा था, उस मोमेंटम को इसने क्या कर दिया, लोस्ट कर दिया। तो ये जो हम टॉपिक कर रहे थे, सबसे पहले हमने किया साल्ट मार्च, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि साल्ट मार्च एक बिगनिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और इसमें हुआ क्या था, गांधी जी ने क्या किया था, एक लेटर लिखा था वॉयसराय इरविन को जिसमें 11 डिमांड्स थी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जर्नल इंटरेस्ट, कुछ जर्नल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी, यानी इंडस्ट्री से लेके पीजेंट सभी को इसमें ज्वाइन करने की कोशिश की गई थी, ताकि जो हमारा ये स्ट्रगल है वो यूनाइटेड कैंपेन बने। और उसके बाद मेन मोटिव क्या था, इसमें मेन जो डिमांड थी वो क्या थी, सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करना। सॉल्ट लॉ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक जो हमारा सॉल्ट, जो कि बहुत ही एसेंशियल आइटम है, हमारा फूड आइटम जिसको सभी लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। और गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही मोनोपोली राइट दे दिया गया था, कोई भी इंडियन कंपनी सॉल्ट नहीं बना सकती थी। तो गांधी जी ने ये एक 11 डिमांड्स रखी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, ये एक अल्टीमेटम था कि या तो वो इन डिमांड्स को मान लें, अदरवाइज क्या होगा, एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होगा। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिला, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। गांधी जी स्टार्टेड इस मूवमेंट विद 78 वॉलेंटियर्स, और उन्होंने 240 माइल्स तक ट्रेवलिंग की बेटा, 24 डेज यानी 10 माइल्स ए डे।
और उसके बाद 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने क्या किया, डांडी प्लेस जो कि कोस्टल विलेज है, वहां पर 100 लोगों को क्या किया, ब्रेक किया। तो ये तो था आपके पास साल्ट मार्च। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो हमारा इससे कैसे डिफरेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन से कैसे डिफरेंट है। तो नॉन कॉपरेशन में तो कॉपरेट करने से रिफ्यूज करना था, और सिविल डिसोबीडियंस के अंदर कॉपरेट करने से रिफ्यूज तो करना ही था, इसके साथ साथ और क्या करना था, जितने भी कॉलोनियल लॉज थे उनको क्या करना था, उनको ब्रेक करना था, जैसे सॉल्ट लॉ, चौकीदारी लॉ हो गया, इसी तरह से रेवेन्यू पे नहीं करनी है, और फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि इसके बाद क्या हुआ कि जो जो हमारे ये जो था सारा का सारा सिस्टम ये लगा के चले कि यहाँ पर काफी ज्यादा क्लैश क्रिएट होने लगा, और जो इंडियन लीडर्स हैं अब्दुल गफार खान और महात्मा गांधी, इन लोग को अरेस्ट किया गया। पहले अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया, आफ्टर 1 मंथ महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब लोगों ने बहुत ज्यादा लोग वायलेंट होने स्टार्ट हो गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रहीज को के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जो पीसफुल सत्याग्रहीज थे, वुमेन, चिल्ड्रंस और सभी को क्या अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया, और एक गांधी इरविन पैक्ट पास हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट के अंदर क्या था, गांधी इरविन पैक्ट जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर था कि गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए लंदन, और उसके बदले में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो नेगोशिएशन थी, जब महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में गए, उसके बाद जो नेगोशिएशन थी वो बीच में ही ब्रेक हो गई, और डिसअपॉइंटेड होकर महात्मा गांधी जो थे वो वापस आ गए। और उसके बाद एक और न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन चलाया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस समय गफार खान, जवाहरलाल नेहरू जी जेल के अंदर थे, और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और वो किसी तरह की कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते थे। फिर महात्मा गांधी ने काफी ज्यादा एंथुसिज्म के साथ क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस को दोबारा से लॉन्च किया। और ये जो था मूवमेंट हमारा काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा, बट 1934 में इसने अपना मोमेंटम खो दिया। ये टॉपिक यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं बेटा।